हेलो एवरीवन। मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, या हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर अवेलेबल है, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो ह्यूमिडिटी है। और बाय वॉल्यूम अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में देखें तो ये मैक्सिमम 4% तक होता है, और ये मिनिमम इसके अमाउंट नियर 0% हो सकती है। मींस बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर अगर मॉइस्चर की बात करें, वाटर वेपर्स की बात करें या ह्यूमिडिटी की बात करें, तो ये 0 to 4% वैरी करेगा। ग्लोब पर जो ह्यूमिडिटी है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जनरली जिन एरियाज में टेम्परेचर हायर होगा और जो वाटर बॉडीज हैं वो अवेलेबल होंगी, तो वहां पर ह्यूमिडिटी इज सपोज टू बी हायर। जो ह्यूमिडिटी है एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। मींस जो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर, उसको लार्जली अफेक्ट करते हैं ह्यूमिडिटी। इसलिए ह्यूमिडिटी ये कहा जा सकता है कि फॉर प्रिडिक्शन ऑफ वेदर और फॉर द क्लाइमेट ओवर द गिवन प्लेस, जो ह्यूमिडिटी है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे टेम्परेचर को क्लाइमेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जाता है, उसी टाइप से जो ह्यूमिडिटी है वो किसी भी प्लेस पर जो वेदर और क्लाइमेट है उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला जा सकता है। क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें जो चेंजेस है वो लार्जली ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगा, और किसी भी एरिया पर जो टेम्परेचर है उसको भी ह्यूमिडिटी लार्जली अफेक्ट करेगा। इसलिए फॉर वेदर और क्लाइमेट ह्यूमिडिटी कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो भी वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं, अगर वो सारे के सारे कंडेंस कर जाएं, मींस वाटर में कन्वर्ट हो जाएं और वो एटमॉस्फेयर से रिलीज हो जाए, तो उस केस में पूरी अर्थ पर 2.5 सेंटीमीटर थिकर वाटर लेयर डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। अगर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं इसके सोर्सेज की बात करें तो थ्रू इवेपोरेशन और इवेपो ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स ऐड होते हैं, या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ऐड होती है। इवेपोरेशन को आप लोग जानते होंगे। इवेपोरेशन मींस जो वाटर बॉडीज है या सॉइल है वहां से टेम्परेचर का के इफेक्ट के कारण वाटर का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाना इवेपोरेशन है। और सिंपली वाटर का वाटर बॉडी से गैसियस स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन है। इवेपो ट्रांसपिरेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे या जो भी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होगा, मींस रूट से सॉइल के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब होगा और वो प्लांट बॉडी में मूव करेगा, और बाद में थ्रू लीव्स वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वाटर की मूवमेंट का फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट बॉडी, ये ट्रांसपिरेशन है। और जब वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा थ्रू वेजिटेशन या प्लांट्स, तो उस प्रोसेस को आप ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं एटमॉस्फेयर में वाटर एडिशन दो टाइप से होगा, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो एक तरह से जो सोर्स है वो इवेपो ट्रांसपिरेशन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी एडिशन का सोर्स है। एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी जो अमाउंट है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अफेक्ट करेगी। इसलिए जो ह्यूमिडिटी है इसके मेजरमेंट के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस है वो किस टाइप से ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस करेगी, या अगर ह्यूमिडिटी किसी भी गिवन प्लेस पर इंक्रीज हो रही है तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस उससे इंड्यूस होते हैं। इसलिए किस टाइप से एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है या एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको जानना जरूरी है। तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को हम जनरली हाइग्रोमीटर और स्लिंग साइक्रोमीटर, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, इनसे हम ह्यूमिडिटी की अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। ये हाइग्रोमीटर है और ये स्लिंग साइक्रोमीटर है, आप देख रहे होंगे। ये ह्यूमिडिटी की अमाउंट को मेजर करते हैं। जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मींस जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उनका डिस्ट्रीब्यूशन चाहे हम हॉरिजॉन्टल देखें या वर्टिकल देखें वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट मींस देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी अर्थ पर टेम्पोरली और स्पेशली दोनों डायमेंशंस में चेंज होती है। स्पेशली मींस ह्यूमिडिटी प्लेस टू प्लेस चेंज होगी।
एक गिवन प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर जो ह्यूमिडिटी है किसी दूसरे प्लेस पर उसी टाइम पर जो ह्यूमिडिटी है वो डिफरेंट होगी, तो या किसी एक ही प्लेस पर जो ह्यूमिडिटी है वो टाइम के साथ चेंज होगी, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल चेंज ऑफ ह्यूमिडिटी। मींस ह्यूमिडिटी स्पेशली मींस प्लेस टू प्लेस और टेम्पोरली मींस टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। इसलिए ह्यूमिडिटी के कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जिनको जानना जरूरी है। तो कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 लैटिट्यूड्स। आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी ये बताया था कि अगर किसी भी एरिया में वाटर बॉडी है और वहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस वाटर बॉडी से वाटर इवेपोरेट होगा और एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वाटर वेपर कंटेंट्स हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज करेगी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ सरफेस पर जो सन की एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लोअर लैटिट्यूड्स पर सन की एनर्जी इट मींस इंसोलेशन हायर है, और जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करते हैं तो जो इंसोलेशन है उसकी अमाउंट कम होगी। इसी टाइप से जहां पर इंसोलेशन हायर होगा वहां पर जो टेम्परेचर है दैट इज सपोज टू बी हायर, और जहां इंसोलेशन वेरी लो है उस एरिया में टेम्परेचर लोअर होगा। इसलिए क्या होगा, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाने पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। इट मींस वाटर बॉडी से जो इवेपोरेशन है वो भी डिक्रीज करेगा। तो जनरली मैं ये कह सकता हूं कि अर्थ पर जो ह्यूमिडिटी है इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, और इक्वेटर के आसपास के एरिया में जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में वो होगी, और पोलर एरियाज में या जहां पर डेजर्टिक कंडीशंस हैं वहां पर ह्यूमिडिटी मिनिमम होगी। जो सेकंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड मींस हाइट फ्रॉम द सी लेवल और डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल सी सरफेस, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो ह्यूमिडिटी का मेन सोर्स है वो है अर्थ सरफेस, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे कम ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ऐड होगी। इसलिए आप ये बोल सकते हो कि विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। तो ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज फ्रॉम सी सरफेस टू अपवर्ड। ह्यूमिडिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों लार्जली अफेक्ट करेंगे, लेकिन देयर आर अदर नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। किसी पर्टिकुलर बेल्ट में किसी पर्टिकुलर जोन में लैंड और वाटर का प्रोपोर्शन क्या है, परसेंटेज क्या है, वो भी अफेक्ट करेगा किसी भी एरिया की ह्यूमिडिटी को। अगर किसी पर्टिकुलर जोन में अर्थ पर लैंड पार्ट ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी लोअर होगी, वाटर पार्ट ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो ही एटमॉस्फेयर में ऐड होंगे, और जिस एरिया में वाटर बॉडी लार्जर होगी वहां पर ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में होगी। जहां पर लैंड पार्ट ज्यादा होगा इवेपोरेशन वहां से कम होगा, मॉइस्चर कम ऐड होगा एटमॉस्फेयर में। और जो ओशंस हैं दे ऑक्यूपाई लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ। आपको पता है अराउंड 71% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशंस और वाटर बॉडीज पर्टिकुलरली। तो ये जो ओशंस हैं यहां से ग्रेटर अमाउंट में इवेपोरेशन होता है। मैक्सिमम इवेपोरेशन ओवर द अर्थ सरफेस कम्स फ्रॉम द ओशंस। और ओशंस पर किन लैटिट्यूड्स पर मैक्सिमम इवेपोरेशन है, ये दोनों हेमिस्फीयर्स में 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के एरियाज में मैक्सिमम इवेपोरेशन होता है। लेकिन जो लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट से जो इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन होगा वो कम अमाउंट में होगा, प्लस जो भी लैंड पार्ट के इंटीरियर सेगमेंट्स होंगे या लैंड मास के जो इंटीरियर पार्ट्स होंगे वहां पर ह्यूमिडिटी और भी कम होगी, एयर वहां पर और भी ज्यादा ड्राई होती है क्योंकि कोस्टल एरिया के आसपास ओशनिक इफेक्ट आता है। तो लैंड पार्ट पर कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट के कारण मींस इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैंड मास पर जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी। लेकिन कॉन्टिनेंट्स पर अगर इवेपोरेशन की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स पर मैक्सिमम इवेपोरेशन होता है बिटवीन 0 to 10 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर्स। आप थोड़ा सा ये डेटा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वेजिटेशन कवर। आप लोग इतना जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स, और वो वाटर जो है प्लांट बॉडी से मूव करता है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट लीव्स होते हैं वहां से वाटर इवेपोरेट होता है। तो जहां पर वेजिटेशन कवर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर ऐड होगा, तो वहां पर
ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो जहां पर रेन फॉरेस्ट होते हैं या जहां पर डेंसर फॉरेस्ट होते हैं वहां पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए उन एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मींस सिंपली अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट फैक्टर, विंड डायरेक्शन एंड देयर स्पीड। जो विंड्स हैं, विंड का मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज, उनको विंड्स बोलते हैं, और इनकी डायरेक्शन अफेक्ट करेगी किसी पर्टिकुलर एरिया में अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई लैंड पार्ट है और इसके इस साइड ओशंस हैं, तो जब ये ओशन से विंड्स इस डायरेक्शन में आएंगी तो ओशनिक एरिया से जो भी मॉइस्चर उठाएंगी वो इन एरियाज तक सप्लाई करेंगी। इसलिए विंड की जो डायरेक्शन है वो इस एरिया में मॉइस्चर को इंक्रीज कर रही है। पर जैसे जैसे ये विंड्स आगे जाएंगी ये ड्रायर होती जाएंगी, इन पर कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट आएगा, इनकी हीटिंग हो सकती है या इनकी असेंडिंग हो सकती है, इनकी कूलिंग हो सकती है, इनसे रेनफॉल हो सकता है। तो कुछ भी हो, चाहे जैसे जैसे ये विंड्स आगे जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर है उसका मॉइस्चर कम होता जाएगा और इस एरिया में या इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैंड मास पर जो ह्यूमिडिटी होगी वो कम होगी। तो जहां पर विंड्स आकर ओशन से लैंड पार्ट पर स्ट्राइक करेंगी वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा, जहां से वो लैंड पार्ट को छोड़कर ओशंस पर जाएंगे वहां पर मॉइस्चर कम होगा। तो विंड डायरेक्शन आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। प्लस स्पीड, स्पीड ऑफ द विंड्स, जिन एरियाज में विंड स्पीड ज्यादा होगी वहां पर एटमॉस्फेयर में मिक्सिंग ज्यादा होगी, जो मॉइस्चर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर में होगा। प्लस जो एयर में अगर मॉइस्चर लार्जर वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एयर सैचुरेट लेट होगी, इसलिए जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो ज्यादा इवेपोरेट करेंगी वाटर को या ज्यादा ह्यूमिडिटी ऐड करने का उनमें पोटेंशियल होगा एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द ओशनिक करंट। देखिए अगर कोई भी लैंड पार्ट है, उसके, ये लैंड पार्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर इसके आसपास यहां पर कोल्ड करंट है तो कोल्ड करंट पर जो इवेपोरेशन होगा कम होगा, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगी। अगर इस एरिया में मैं एज्यूम कर लेता हूं वार्म ओशनिक करंट है तो इसका मतलब इस वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा और इसके ऊपर के एटमॉस्फेरिक कॉलम में जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा ऐड होगी। तो किसी भी प्लेस के आसपास ओशनिक करंट का नेचर क्या है वो भी उस प्लेस के आसपास की जो ह्यूमिडिटी है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ द एयर, या आप कह सकते हो कि साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस या हाई और लो प्रेशर। जहां पर एयर की असेंडिंग होती है वहां पर लो प्रेशर होता है और साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होती हैं, जहां पर डिसेंडिंग होती है वहां पर हाई प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होती है। जनरली जिन एरियाज में असेंडिंग होगी वहां पर एयर की मिक्सिंग भी ज्यादा होगी और एयर लार्जर एरिया में ह्यूमिडिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जनरली जो ह्यूमिड एयर होती है उस एरिया में असेंडिंग होती है। इसका मतलब जिन एरियाज में असेंडिंग है उन एरियाज में एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जिन एरियाज में डिसेंडिंग होती है वहां पर हाई प्रेशर डेवलप होगा, इवेपोरेशन रेट उस एरिया में कम हो जाएगा। जिन एरियाज में लो एयर प्रेशर होगा, जो इवेपोरेशन होगा वाटर बॉडी से वो इजीली हो सकता है, लेकिन हाई प्रेशर उस इवेपोरेशन को रोकता है, इसलिए हाई प्रेशर के एरिया में इवेपोरेशन रेट कम होगा और हाई प्रेशर के एरिया में जो ह्यूमिडिटी का एडिशन है एटमॉस्फेयर में वो कम होगा। जहां लो प्रेशर होगा, साइक्लोनिक कंडीशन होगी, वहां पर इजीली इवेपोरेशन हो सकता है, लार्ज अमाउंट में जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो सकता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग या एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो आप। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो है इट अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। तो आप ये कह सकते हो कि डिग्री ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ये भी अफेक्ट करेगा किसी भी एरिया में ह्यूमिडिटी को। अगर एटमॉस्फेयर ज्यादा स्टेबल होगा तो वहां पर ह्यूमिडिटी रिलेटिवली लोअर होती है, जहां पर एटमॉस्फेयर ज्यादा अनस्टेबल होगा उस एरिया में इवेपोरेशन रेट ज्यादा हो सकता है, एयर का सैचुरेशन पॉइंट वहां पर काफी लेट आएगा और उस एरिया में क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा सप्लाई हो सकते हैं वाटर बॉडी से। तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी भी जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसको अफेक्ट करेगी, इवेपोरेशन रेट को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमिडिटी। जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वही ह्यूमिडिटी है, और ये जो मॉइस्चर का डिस्ट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर में इट कैन बी सीन इन टू वेज। वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो हम लोग ये चीज ऑलरेडी जानते हैं कि जो
एटमॉस्फेयर है इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जनरली इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज करता है और इक्वेटर पर बाय वॉल्यूम 4% मॉइस्चर जो है हो सकता है, मैक्सिमम मॉइस्चर एयर में 4% तक हो सकता है बाय वॉल्यूम। पोल्स के आसपास इट इज नियर जीरो। आप जनरल ह्यूमिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये बोल सकते हैं कि जनरली ह्यूमिडिटी लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाने पर डिक्रीज करती है। इक्वेटर के आसपास मींस लोअर लैटिट्यूड में जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होती है और पोल्स के ऊपर या सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती है। जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं और जो पोलर एरियाज हैं यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, एयर ऊपर से नीचे की तरफ आती है और जब एयर ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसका जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होने के बाद रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर से और जब वो धीरे धीरे ऊपर जाते हुए ठंडी हो जाएगी, सफिशिएंटली जब वो हैवियर हो जाएगी, उसका मॉइस्चर जब रिलीज हो चुका होगा तो उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे डिसेंड कर सकती है, नीचे उतरेगी और उसके कारण हाई प्रेशर डेवलप होगा। अगर आप लोगों को याद हो, जैसे मैंने बताया था जब हम एयर प्रेशर बेल्ट्स की बात कर रहे थे तो मैंने ये बताया था कि जो ये इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ से एयर ऊपर उठेगी और ये सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ जब जाएगी ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये नीचे आएगी। जब ये नीचे की तरफ आ रही होती है तो ये ऑलरेडी ड्राई एयर होती है क्योंकि जब ये इक्वेटर से ऊपर उठी थी तो कूलिंग हुई, कंडेंसेशन हुआ, रेनफॉल हो गया। उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा कोल्डर हो जाती है तो ये नीचे की तरफ डिसेंड करना स्टार्ट करती है और ये ड्राई एयर होती है। उसी टाइप से पोलर एरियाज के पास टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहाँ पर इवेपोरेशन बहुत कम होता है, इसलिए पोलर एरियाज के आसपास जो एयर डिसेंड करती है वो भी ड्राई एयर होती है। तो सब ट्रॉपिकल और पोलर एरियाज में दोनों एरियाज में एयर ड्रायर होती है। ये तो हॉरिजॉन्टल अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें ह्यूमिडिटी का तो इक्वेटर से सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ डिक्रीज करेगी, फिर थोड़ी इंक्रीज करेगी, पोलर एरियाज पर जाकर फिर डिक्रीज कर जाएगी। पर जनरल ट्रेंड की अगर बात करें तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में डिक्रीज करती है। जो ह्यूमिडिटी है आप ये भी बोल सकते हो कि रिलेटिवली इट इज लोअर इन द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एंड इंटीरियर ऑफ द लैंड मासेज, क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में वो ओशन से ही है। जब ओशन से दूर आप किसी भी लैंड मास के इंटरनल पार्ट पर होंगे, इंटीरियर में होंगे, तो ओशनिक इफेक्ट वहां तक नहीं आएगा, वहां तक मॉइस्चर कम आएगा, इसलिए उन एरियाज में जो ह्यूमिडिटी है वो रिलेटिवली लोअर होती है। और जहां पर हाई प्रेशर होता है मींस वहां पर एयर डिसेंड करती है और जो डिसेंडिंग एयर होती है ये जनरली ड्राई एयर ही होती है, जो जो ड्राई भी होती है और कोल्डर भी होती है। तो अगर ड्राई और कोल्डर एयर किसी एरिया में डिसेंड करेगी तो वहां पर जो ह्यूमिडिटी है वो हाई नहीं होगी, वो लो होगी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमिडिटी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि अर्थ पर जो ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो इस मॉइस्चर का सोर्स क्या है। मॉइस्चर का जो सोर्स है इट इज अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस से ही एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ऐड होता है। तो जितना हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे इट मींस वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स ऑफ मॉइस्चर, और जब हम सोर्स ऑफ मॉइस्चर से दूर जाएंगे तो उस मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो जनरली ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो ह्यूमिडिटी है ये बहुत फास्टर पेस पर अपवर्ड मूव करने पर डिक्रीज करती है, अप टू 5 किलोमीटर ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल अबाउट 90% ऑफ मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड। तो आप ये चीज देखिए कि केवल 5 किलोमीटर की थिकर लेयर में ही अबाउट 90% ऑफ टोटल मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। और जब हम 10 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पर जाते हैं तो ओनली 1% ऑफ द मॉइस्चर अवेलेबल होगा हायर एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर के बाद। तो वर्टिकली भी जो ह्यूमिडिटी है ये डिक्रीज करती है। नाउ टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजरमेंट्स और टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजरमेंट्स में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वेज में जो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर है उसको हम मेजर करते हैं, और वो वेज कौन कौन से हैं। नंबर 1 वेपर प्रेशर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मिक्सिंग रेशियो। ये 5 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजरमेंट्स हैं। इनको वन बाय वन करके हम देखेंगे, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जो 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं।
वो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या? वेट ऑफ वेपर्स इन ए गिवन पार्शल ऑफ एयर। मीन्स यहां पर मान लीजिए ये कोई एयर है, एयर वॉल्यूम है, ये इसमें ये कुछ वाटर वेपर्स है। इन वाटर वेपर्स का जो वेट है केवल और केवल वाटर वेपर्स का, ये वेपर प्रेशर है। और जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि इनमें इन वेपर्स में कुछ ना कुछ वेट होगा, और ये जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंट्रीब्यूट करेगा। मींस अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में जो वेपर का जो प्रेशर है अगर वहां पर अगर उसमें ज्यादा होगा तो उस केस में एयर प्रेशर भी ज्यादा होगा। मींस आपको देखना यह है कि किसी भी गिवन पार्शल ऑफ एयर में, किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में जो वाटर वेपर्स हैं उनका वेट कितना है। ये वेट ऑफ वाटर वेपर्स ही वेपर प्रेशर कहा जाएगा। और जो अपर लिमिट होगी वेपर प्रेशर की वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए जो एयर होगी, मान लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसकी एक कैपेसिटी होगी, एक लिमिट होगी कि ये मैक्सिमम कितनी अमाउंट वाटर वेपर्स की एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर ये मैक्सिमम अमाउंट एब्जॉर्ब कर जाएगी तो ये एयर जो है सैचुरेट कही जाएगी। जब तक ये एयर मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर्स की एब्जॉर्ब नहीं कर लेगी तब तक इसको सैचुरेट नहीं बोलेंगे, तब तक ये एयर अनसैचुरेट है। मींस ये एयर और भी वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब मैक्सिमम वाटर वेपर्स किसी भी एयर वॉल्यूम में ऐड हो जाते हैं तो वो वेपर प्रेशर की अपर लिमिट है, और वो एयर के सैचुरेट होने के बाद ही आती है, इसलिए इसको सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोला जा सकता है। और मैक्सिमम वेपर प्रेशर सैचुरेशन वेपर प्रेशर ही होगा एयर का, उसके बाद एयर वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। सेकंड, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, इट इज टोटल वेट ऑफ वाटर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। यहां पर आप ध्यान देंगे यूनिट वॉल्यूम में जो वाटर वेपर्स का टोटल वेट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन। जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जब हम मेजर करते हैं तो टेम्परेचर को हम अलग करते हैं। मींस वी मेजर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर्स रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर। और यहां पर इसका मतलब अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो टोटल वेट है ना किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में वाटर वेपर्स का, वो कितना होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। खाली वो अगर एयर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो जो टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर्स है यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं, वो उतना ही रहेगा। अगर एयर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तब जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसमें कुछ चेंज आएगा। इसका मतलब है कि केवल टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है और एयर में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इट डिपेंड्स अपॉन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मींस टेम्परेचर अगर कम हो गया तो क्या होगा, एयर वॉल्यूम श्रिंक कर सकता है। पर अगर टेम्परेचर किसी एरिया में कम हो गया तो एयर वॉल्यूम श्रिंक करना चाहेगा, पर उसके साथ साथ अगर एयर प्रेशर भी कम हो गया तो वो एयर श्रिंक नहीं करेगी टेम्परेचर चेंज होने पर। बात समझ पा रहे होंगे आप मेरी। इसमें एयर प्रेशर के साथ टेम्परेचर की कंसिडरेशन होती है। और इसका मतलब है अगर आपको स्टेटमेंट दे दी जाए कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, तो स्टेटमेंट सही होगी। अगर आपको दे दिया जाए कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, है वो भी बिल्कुल सही। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर के साथ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी आपको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मोर और लेस सेम मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी है। अगर आप देखें वेपर प्रेशर में भी क्या था, जो वेट ऑफ वाटर वेपर्स है उसी को कंसिडर किया गया था। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी वेट ऑफ जो वाटर वेपर्स है उसको कंसिडर किया जाता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड जो वेपर प्रेशर्स हैं दे आर मोर और लेस सेम मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी। अभी मैंने ये पॉइंट आपको बताया कि चेंज इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर रिजल्ट्स इनटू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर, कॉन्सिक्वेंटली चेंज इन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग इस चीज को समझते हैं।
कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर टेम्परेचर में चेंज है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में यूनिट वॉल्यूम में एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स मिलेंगे वो भी अलग होंगे। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम क्या कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ वाटर वेपर्स इन 1 kg ऑफ मॉइस्ट एयर। जो वाटर वेपर्स है वो 1 kg मॉइस्ट एयर में कितने होंगे वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बताएगा। जैसे हो सकता है 1 kg एयर ये भी हो सकता है ये एयर भी 1 kg हो, और वॉल्यूम अलग अलग होने पर वेट एक जैसा हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए ये 1 kg एयर था, 1 किलोग्राम, अगर ये एक्सपेंड कर जाए और इसमें ये जो वाटर वेपर्स हैं ये इसी में रहेंगे, तो आप देखिए इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने से भी हो सकता है, एयर प्रेशर चेंज होने से भी हो सकता है, दोनों के चेंज होने से भी हो सकता है ये वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो इसमें जो वाटर कंटेंट यहां थे वही वाटर कंटेंट यहां पर है, रिलीज नहीं हुए, या ये फिर से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, श्रिंक कर जाए और इसका वॉल्यूम ये हो जाए तो भी ये वाटर वेपर्स जो है इसी में होंगे। तो इसका मतलब है जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, या आपको दिया जा सकता है इट डजंट कंसीडर टेम्परेचर, या नो कंसिडरेशन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, क्योंकि ये भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को ही बता रही है, ये यूनिट वॉल्यूम में नहीं, ये यूनिट मास में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को बता रही है। तो जिस एरिया में ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, वहां पर यूनिट मास ऑफ एयर में ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे, और अगर एयर ड्राई होगी तो वाटर वेपर्स कम होंगे। इसका मतलब ये भी रिलेटिव जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसकी तरह ही इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जाने पर डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब है ये दो चीजों का रिलेशन होता है, एक तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, और दूसरा कि जो एयर है वो मैक्सिमम वाटर वेपर्स कितने एब्जॉर्ब कर सकती है। जरूरी नहीं है कि एयर में जितने वाटर वेपर्स हैं वो उसकी मैक्सिमम लिमिट ही हो सकता है उससे भी ज्यादा वाटर वेपर्स एयर गिवन टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कर सकती हो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, या आप ये कह सकते हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर। और ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, ये परसेंटेज में मोस्टली देखी जाती है, इसलिए इसको इनटू 100 कर देते हैं। तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या इसको हम वेपर प्रेशर क्या है, किसी भी गिवन एयर में जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर की अमाउंट है वही तो वेपर प्रेशर है, तो इसको एक्चुअल अमाउंट को हम वेपर प्रेशर लिख सकते हैं। ये रेशो हो जाएगा वेपर प्रेशर टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सैचुरेशन में क्या, जिसमें एयर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करती है, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है सैचुरेशन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम रेशो बोल सकते हैं वेपर प्रेशर एंड सैचुरेशन वेपर प्रेशर का, परसेंटेज में दिखाते हैं इसलिए इनटू 100 कर देते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्योंकि वेपर प्रेशर, या आपको ध्यान हो जो टोटल या एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ही है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एयर कितना रिटेन कर सकते हैं वो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का जो रेशियो है वो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जा सकता है, और क्योंकि इसको परसेंटेज में दिखाते हैं तो इनटू 100 करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज और फ्रैक्शंस और रेशियो। जैसे मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए ये कोई एयर वॉल्यूम है, इस एयर वॉल्यूम में सपोज करते हैं कि इसमें 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 ग्राम ऑफ द वाटर है, लेकिन ये जो एयर है ये 10 ग्राम्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये इसमें है और ये मैक्सिमम इतना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं 100 से कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, 50%। तो इसका मतलब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर मैं परसेंटेज में दिखाऊंगा तो ये 50% है। अगर इसको फ्रैक्शन में दिखाऊं तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 5/10 करेंगे। 5/10 का मतलब 1/2, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। और अगर मैं रेशो में दिखाऊं तो इसको रेशो में अगर चेंज करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो ये इन तीनों
मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गिवन एयर पार्सल। अगर जैसे यहां पर आप देखिए ये 30 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम वाटर कितना रिटेन कर सकती है 10 ग्राम। अगर मैं इसको 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, तो ये मैक्सिमम अब 10 ग्राम नहीं कर पाएगी। हो सकता है उस टाइम पर ये मैक्सिमम 8 ग्राम ही वाटर को रिटेन कर पाए। या मैं इसके टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो हो सकता है ये मैक्सिमम जो वाटर है वो 15 ग्राम को ये रिटेन कर पाए। तो अगर ये लोअर वैल्यू चेंज हो गई तो इसमें इस एयर पार्सल में टेम्परेचर चेंज होने के साथ ये जो एक्चुअल में जो वाटर अमाउंट प्रेजेंट है वो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या होगा, मैं अगर 5/15 करता हूं तो इसकी वैल्यू अगर आप परसेंटेज में निकाले तो आप देखिए ये 33.3% हो जाएगा। जबकि पहले ये जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तो ये 50% थी, मैंने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो ये 33.3% हो गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है लार्जली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो चेंज हो जाती है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसी को हम वेदर प्रिडिक्शन में, वेदर फोरकास्टिंग में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी ऑब्जर्वेशन वेदर फोरकास्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी। या मैं इस टाइप से भी कह सकता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के चेंज होने से वेदर में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी कहा जा सकता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो उस टाइम पर जो इवापोरेशन है वो डिक्रीज करेगा। देखो कैसे, अगर मान लीजिए मैं वही एग्जांपल लूं कि एक्चुअल अमाउंट 5 ग्राम है और मैक्सिमम अमाउंट 10 ग्राम एयर किसी गिवन टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो आप सोचकर देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब इंक्रीज होगी, जब ये डिक्रीज हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब है जो एयर मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकती थी वो अब कम हो गया। और मैं मान लेता हूं ये कम होकर 5 ग्राम ही हो गई, तो 5 एक्चुअल है, 5 ग्राम ही ये कम होकर हो गई। तो अगर मैं ह्यूमिडिटी को देखूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब क्या हो गई, 100% हो गई। तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है उस टेम्परेचर पर जो एयर है अब वो कंप्लीटली सैचुरेट हो गई। और सैचुरेट एयर जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसका मतलब है उस टाइम पर जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा या इवेपोरेट करना एयर बंद कर देगी। तो ये आप यहां पर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एयर की जो टेंडेंसी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की वो घटती चली जाएगी, इसलिए इवेपोरेशन रेट कम होता है विद इंक्रीज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या कोई भी ह्यूमिडिटी हमने देखा कि ये अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात करते हैं तो इट इज जोनल इन कैरेक्टर। इसका मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर जोन में ये हाई होगी, किसी पर्टिकुलर जोन में ये लो होगी। तो कहां पर ये अर्थ पर हाईएस्ट होगी और कहां पर ये लोवेस्ट होगी उसको देखते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये उन एरियाज में हाईएस्ट हो सकती है जहां पर में जितना एक्चुअल में वाटर अमाउंट है और जितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो दोनों सेम हो। मींस जहां पर एयर सैचुरेट होगी वहां पर उन एरियाज में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाईएस्ट हो सकती है। और किन एरियाज में एयर के सैचुरेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो ये लोअर लैटिट्यूड्स में तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट इज हाईएस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन और इट डिक्रीजेज टुवर्ड्स सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये ड्रायर पार्ट हो गया। सब ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर भी हायर होता है और जो एयर में मॉइस्चर है वो भी कम होता है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ इक्वेटर से जब हम मूव करते हैं तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये घटेगी और सब ट्रॉपिकल रीजन का जो लैटिट्यूड है 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर। और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इस एरिया में ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट कम्स टू मिनिमम। क्यों मिनिमम? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है काफी, मींस एयर काफी ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन मॉइस्चर की अमाउंट एयर में यहाँ पर काफी कम है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। पर सब ट्रॉपिकल रीजन से अगर हम पोलर एरियाज की तरफ जाएंगे तो ह्यूमिडिटी फर्दर इंक्रीज करेगी। जैसे ये मान लेते हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज है, यहां से अगर हम पोलर एरियाज की तरफ जाएं तो एयर का टेम्परेचर कम होगा। अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा तो एयर की जो मैक्सिमम
वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी कम होगी। अगर वो कम होगी तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज करेगी। जैसे ये ऊपर जो एग्जांपल है इसी को समझ लेते हैं। अगर ये वैल्यू है मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जो एब्जॉर्ब कर सकती है एयर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये कम होगा। तो अगर ये कम होगा तो आप लोग जानते हैं जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। जैसे अगर मान लीजिए ये कम होकर 5 ही आ गई तो आप यहां पर देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 100% ही हो गई। तो जो पोलर एरियाज है उनमें टेम्परेचर कम होने के कारण ये जो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एयर की वाटर एब्जॉर्ब करने की ये कम हो जाती है, जिसके कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ेगी। और जो एक्चुअल अमाउंट है एयर की, वो एक्चुअल अमाउंट तो एयर में जो है वो है, लेकिन अगर जो डिनोमिनेटर में जो अमाउंट है ये कम हो रही है तो जो वैल्यू होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वो इंक्रीज करेगी। तो आपको ध्यान रखना रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज टुवर्ड्स पोल्स, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये पोलवर्ड इंक्रीज नहीं करती है, जबकि सब ट्रॉपिकल एरिया से रिलेटिव ह्यूमिडिटी पोलवर्ड मूव करने पर इंक्रीज करेगी। पॉइंट को याद रखोगे, कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये जो एग्जांपल है इसको आप सही से समझिए, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम। ये पॉइंट जो मैंने डिफरेंट कलर्स में दिए हैं ये यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स में मिल सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली इसको समझेंगे तो ये क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन समर्स इज फाउंड इन लोअर लैटिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा, हाई जो एक्सपेंशन ऑफ द ओशंस है वो है, तो इसलिए यहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी लोअर लैटिट्यूड्स पर मिलेगी। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर लैटिट्यूड्स पर कहां होगी? इन विंटर्स। क्यों? क्योंकि इन विंटर सीजन जो टेम्परेचर है इट कम्स टू वेरी लो, या आप ये कह सकते हो कि जो हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां पर विंटर सीजन में जो टेम्परेचर है ये बहुत बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, जिसके कारण एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। और जो एयर में मॉइस्चर अवेलेबल है वो मॉइस्चर और जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर इसके रेशियो को देखेंगे तो विंटर सीजन में मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी हायर लैटिट्यूड्स पर। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज फाउंड इन द मॉर्निंग और मिनिमम इन द इवनिंग। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होगा, नाइट टाइम में लगातार टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो एयर में जो मॉइस्चर था इवनिंग टाइम में मॉइस्चर तो उतना ही रहेगा अगर एयर से रेनफॉल नहीं हुई है तो। और रात के टाइम पर लगातार जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो रहा है मॉर्निंग तक, तो क्या होगा, जो एयर में मॉइस्चर कंटेंट था और जो एयर मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकती है कम टेम्परेचर पर, इन दोनों का जो गैप है वो कम हो जाएगा ना। इसलिए मॉर्निंग तक लगातार टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मॉर्निंग तक ये गैप लगातार कम होता जाएगा। और ये जो गैप है जो एक्चुअल में अमाउंट है एयर में मॉइस्चर की और जो मैक्सिमम अमाउंट एयर एब्जॉर्ब कर सकती है, ये गैप जितना कम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अगर मान लीजिए एयर में मैक्सिमम मॉइस्चर है 10 ग्राम और मैक्सिमम अगर एयर में एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर्स की 10 ग्राम और एयर मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं 15 ग्राम्स, तो ये गैप देखिए यहां पर ये गैप है 40 का। और अगर मान लीजिए एयर में जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 10 ग्राम और एयर मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकती है 20 ग्राम, तो ये जो गैप है ये 10 का हो गया। तो इसकी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप निकालेंगे तो ये कितनी है, ये हो जाएगी 50%। इसकी निकालेंगे तो ये कितनी है, ये होगी 20%। तो ये जो गैप है ना एक्चुअल का और मैक्सिमम जो अमाउंट एयर होल्ड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ये गैप जितना कम होता जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो रात के टाइम पर लगातार टेम्परेचर कम होने से जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की वो कम होती चली जाएगी। मॉर्निंग के टाइम पर एक्चुअल अमाउंट और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की वो मिनिमम हो जाएगा, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इवनिंग टाइम में ये गैप बढ़ जाता है, क्योंकि इवनिंग टाइम में एयर मॉर्निंग से लेकर दोपहर बाद तक एयर लगातार गर्म होती जाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 2 से 4 बजे के बीच 2 to 4 PM के बीच मिलता है। तो उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो एयर में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हैं और जो मैक्सिमम टेम्परेचर पर जो एयर एब्जॉर्ब कर सकती थी, उन दोनों के बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा एयर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वाटर एब्जॉर्ब करने की वो ज्यादा होती चली जाएगी, लेकिन एयर में जो एक्चुअल अमाउंट है इवनिंग टाइम में और जो एयर की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें डिफरेंस ज्यादा होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट है मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो में क्या है कि
किसी पर्टिकुलर एयर वॉल्यूम में जितने वाटर वेपर्स हैं उनका वेट और उस गिवन यूनिट वॉल्यूम या गिवन एयर वॉल्यूम में जो ड्राई एयर है उसका वेट, इन दोनों का जो रेशियो है वो है मिक्सिंग रेशियो। वेट ऑफ वाटर वेपर्स एंड वेट ऑफ ड्राई एयर ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर जिसमें ये वाटर वेपर्स मिले हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो है मिक्सिंग रेशियो। देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा कि जो वाटर वेपर्स हैं उनका वेट और यूनिट वेट ऑफ मॉइस्ट एयर का जो रेशियो है वो है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वहां पर जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है इसमें मॉइस्ट एयर कंसीडर की गई है, मिक्सिंग रेशियो में ड्राई एयर कंसीडर की गई है। इसलिए आप कह सकते हो कि देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड मिक्सिंग रेशियो। जो मिक्सिंग रेशियो है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो वाटर वेपर्स हैं इनकी अमाउंट इंक्रीज होगी, जिसके कारण ये जो वैल्यू होगी ये इंक्रीज कर जाएगी। तो ये है ह्यूमिडिटी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।